Dear students, earlier we have seen the concept of stationary waves and we have seen which types of waves are called as stationary waves. So regarding this, now we are going to complete the concept of free vibration, and for this I am going to consider oscillations of simple pendulum. ठीक है, suppose simple pendulum is attached to a rigid support and if I'm going to displace its bob from its mean position. Okay, if I displace its bob from its mean position and release it from here. ठीक है, अगर मैं इसका बॉब को मेन पोजीशन से थोड़ा सा दूर लेके जाती हूँ, कुछ डिस्टेंस इसको ट्रैवल कर रही हूँ और यहाँ से अगर इस बॉब को मैं डिस्प्लेस कर रही हूँ, देन दिस बॉब इज गोइंग टू ऑसिलेट, okay, with certain frequency. The frequency with which this bob is going to oscillate, that frequency is called as its natural frequency. That frequency is called as natural frequency of this simple pendulum. Suppose see here, अभी ये बॉब सपोज यहाँ पर है, हम लोग इसको इस पोजीशन पे ले गए और यहाँ से हम लोग इसको रिलीज कर रहे हैं, तो क्या होगा, बॉब वापस उसकी मेन पोजीशन पर आएगा, देन गोज टू अनदर एक्सट्रीम पोजीशन. ठीक है, इस एक्सट्रीम पोजीशन पर आएगा, देन अगेन रिटर्न बैक टू इट्स मेन पोजीशन एंड गोइंग टू दिस एक्सट्रीम पोजीशन. इट मीन्स इट इज गोइंग टू ऑसिलेट with certain kind of frequency, and that frequency with which this bob is oscillating, that frequency is called as its natural frequency. That frequency is called as its natural frequency. अब ये इसका मतलब है जब हम लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एंड सच टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर कॉल्ड एज फ्री वाइब्रेशंस. इसका जो ऑसिलेशन रहेगा, इसका जो वाइब्रेशन रहेगा, दैट वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज फ्री वाइब्रेशन. इसका मतलब यहाँ पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, जस्ट हम लोगों ने एक दफ़ा इसे डिस्प्लेस किया, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने एक दफ़ा इसको मूव किया, उसके बाद छोड़ दिया. अब यह अपनी खुद के ऑसिलेशंस परफॉर्म कर रहा है, इस पर अब हम लोगों ने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया, देन दैट टाइप ऑफ ऑसिलेशन और दैट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर कॉल्ड एज फ्री वाइब्रेशंस. बट सी हियर, एक्चुअली हियर एयर इज प्रेजेंट and due to this air there is air resistance. Okay, due to this air there is air resistance, and due to this air resistance the amplitude of this oscillation is going to decrease with respect to time. The amplitude of this oscillation is going to decrease. देखो यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग सपोज इस बॉब को मैं यहाँ पर लेकर जाकर यहाँ पर रिलीज कर रही हूँ, तो यहाँ से हम लोग मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, फर्स्ट टाइम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, वापस से मेन पोजीशन आ रहा है, उसके बाद ये जा रहा है राइट साइड पे, इस साइड पे सपोज ये 10 सेंटीमीटर कवर कर रहा है एंड देन रिटर्न बैक टू इट्स मेन पोजीशन, वापस से आ रहा है, ठीक है. नाउ इज गोइंग टू अगेन दिस लेफ्ट साइड. अब जब ये लेफ्ट साइड पर वापस जाएगा तो क्या वापस से ये 10 सेंटीमीटर कवर करेगा? नहीं, अब ये 10 सेंटीमीटर नहीं कवर करेगा, बल्कि हो सकता है 9 सेंटीमीटर कर रहा है, हो सकता है 8 सेंटीमीटर कर रहा है, 9.5 सेंटीमीटर कर रहा है, बट वापस से 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस नहीं कवर करने पाएगा. क्यों? बिकॉज हियर इज एयर रेजिस्टेंस. ठीक है, एयर यहाँ पे प्रेजेंट है जो कि इस बॉब को रेजिस्ट कर रही है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, इस वजह से ये वापस उतना डिस्टेंस नहीं कवर करने पाएगा. मतलब ये जो हम लोगों का डिस्टेंस है दैट इज एम्पलीट्यूड. ओके, आप लोगों ने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड. तो हर टाइम पर यहाँ पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, दैट इज गोइंग टू डिक्रीज. एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू decrease in case of free vibration, or we can say that there is loss of energy. In each vibration there is loss of energy, and due to this loss of energy amplitude is going to decrease. ठीक है, और एक टाइम पर वो एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है, दैट गोज टू 0. सो फ्री वाइब्रेशंस के लिए हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होते जाता है, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर आप उसको ऑब्जर्व करो तो दैट विल बी 0. Such type of vibrations are called as free vibration.
देन इसकी बेस्ट एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, एक दफा अगर आप डिस्प्लेस कर दो तो वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट होते रहता है, वाइब्रेट होते रहता है। सच टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर कॉल्ड एज फ्री वाइब्रेशंस। नेक्स्ट टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज that is forced vibration. Next one is forced vibration. Okay, now see, if any external force is applied, ठीक है, see, if here I am going to consider again this simple pendulum that is attached to a rigid support. Okay, now आई एम गोइंग टू डिस्प्लेस दिस बॉब फ्रॉम इट्स मेन पोजिशन। ठीक है, मैं इस बॉब को इसकी जो मेन पोजिशन है उससे इस तरफ मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ एंड आई रिलीज इट फ्रॉम हियर। देन व्हाट विल हैपन, दिस इज गोइंग टू ऑसिलेट, मतलब ये वापस से मेन पोजिशन पर आएगा। देन इट इज गोइंग टू अनदर एक्सट्रीम पोजिशन, ओके, लाइक दिस, एंड रिटर्न टू इट्स मेन पोजिशन। देन अगेन गोज टू extreme position of left side. Now if I am going to again force it, ठीक है, अब यहाँ जब इस पोजीशन पे आए, यहाँ से अगर मैं वापस इसको पुश कर रही हूँ, वापस से इसको फोर्स अप्लाई कर रही हूँ इसके ऊपर, ठीक है, तो ये फिर क्या होगा, सेम फोर्स अगर मैंने अप्लाई किया तो ये वापस से मेन पोजीशन पर जाएगा और इतना ही डिस्टेंस कवर करते हुए एक्सट्रीम राइट पर जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर से मेन पोजीशन पे वापस जो अपना लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन था वहां पे आ रहे, फिर से अगले टाइम फिर से मैं इस पर फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। दैट मीन्स आई एम गिविंग फोर्स अगेन टू दिस पेंडुलम। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस को अप्लाई कर रही हूँ, देन अब जब इसको आप देखोगे तो ये कंटिन्यूअसली अपने सेम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रहा है अंडर द अप्लाइड और एक्सटर्नल फोर्स। सच टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर कॉल्ड एज फोर्स्ड वाइब्रेशन। मतलब इसमें हम लोग यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वी कैन से दैट एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। सच टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर कॉल्ड एज फोर्स्ड वाइब्रेशन। ओके, सो यहाँ पर एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं रहेगा कि एम्पलीट्यूड हम लोग का कम हो रहा है, क्योंकि हर टाइम पर हम लोग यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि हम लोग एम्पलीट्यूड यहाँ पर कम नहीं हो रहा है, बल्कि वो सेम रहेगा, उतना ही रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं हर टाइम पर, देन दैट टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर कॉल्ड एज फोर्स्ड वाइब्रेशन। नाउ सी, अब अगर देखो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ कि ये जो बॉब है इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉब इज सपोज इट इज 50 हर्ट्ज। ठीक है, और जब मैं इसको यहाँ पर फोर्स लगा रही हूँ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रही हूँ, देन उस टाइम हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इसकी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज 100 हर्ट्ज। ठीक है, अब ये बॉब किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, देन दिस बॉब इज गोइंग टू ऑसिलेट विद इट्स एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। जो भी हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी लगाएंगे उस फ्रीक्वेंसी से अपना वाइब्रेशन कंप्लीट करेगा। सच टाइप ऑफ वाइब्रेशंस आर कॉल्ड एज फोर्स्ड वाइब्रेशन। एंड नाउ व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वाइब्रेशन, इसका एम्पलीट्यूड क्या रहेगा। So, the difference between the natural frequency and external frequency will decide the amplitude of the vibration. ये amplitude कौन decide करेगा, difference between the natural and external frequency. This will decide the amplitude of the vibration. If the difference between natural frequency and external frequency is less, at that time amplitude of the oscillation will be more. अगर इन फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है वो कम होता है तो उस टाइम पे ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेगा, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो ज्यादा होगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा। बट इफ द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल फ्रीक्वेंसी एंड एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी विल बी लार्ज, ठीक है, और वी कैन से मोर डिफरेंस रहेगा, then at that time amplitude will be less. It will vibrate with less amplitude, with minimum amplitude. Okay, so remember. And now see, if
its natural frequency, here consider natural frequency of bob is 50 hertz. Okay, and its external frequency is also 50 hertz. ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या कंसिडर किया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है एंड एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज है. ठीक है, और ऑब्वियसली अभी हम लोगों ने जैसे देखा है यहाँ पे फोर्स्ड वाइब्रेशन में ये ऑसिलेट कैसे करेगा, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से, मतलब दोनों सेम है, 50 से ही ऑसिलेट भी करेगा. व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड, तो हम लोगों ने क्या देखा, एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्रीक्वेंसीज. नाउ व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन 50 माइनस 50, कितना हो जाएगा, डिफरेंस इज 0. अगर, और मैंने कहा था जितना कम आएगा हम लोगों का ये डिफरेंस उतना ज्यादा, उतना मैक्सिमम इसका एम्पलीट्यूड होगा. दैट मीन्स इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज देन एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम हियर. इट विल ऑसिलेट विद द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड सच कंडीशन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. Such conditions are called as resonance. So, resonance के लिए आपको ध्यान में रखना है कि amplitude of the vibration will be maximum at the time of resonance. और resonance कब रहेगा, जब हम लोगों की नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी दोनों एक दूसरे से मैच कर जाती है. At that time, the effect is called as resonance. And we also say that if external frequency is same as that of the natural frequency of oscillation, then at that time the amplitude of the particle or amplitude of the oscillation will be maximum, and that effect is called as resonance effect. Okay, so remember जो resonance है, this is the special case of forced vibration. Resonance is the special case of forced vibration. ओके, सो फोर्स वाइब्रेशन, इसके अंदर हम लोग एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स देते हैं और उसी फ्रीक्वेंसी से जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से पार्टिकल अपना वाइब्रेशन कंप्लीट करता है. ओके, और फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी और एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी दोनों का डिफरेंस कंसिडर करते हैं. एंड इफ दिस डिफरेंस इज इक्वल टू 0 देन एट दैट टाइम एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज रेजोनेंस इफेक्ट. ठीक है, अभी आगे हम लोग इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे. वेयर विल बी द, व्हाट विल बी द एप्लीकेशन ऑफ दिस रेजोनेंस. ठीक है, सो दिस इज फोर्स्ड वाइब्रेशन. ओके, नाउ वी हैव टू सी हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन. नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है दैट इज हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन. ठीक है, अब हम लोगों को देखना है हार्मोनिक्स और ओवरटोन. ठीक है, सपोज देखो अभी हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, मैं रिजिड सपोर्ट यहाँ कंसिडर कर रही हूँ. कंसिडर टू रिजिड सपोर्ट एंड विद दिस टू रिजिड सपोर्ट आई एम गोइंग टू टाई ए स्ट्रिंग. ठीक है, दो रिजिड सपोर्ट हम लोगों ने कंसिडर किया हुआ है और इसी रिजिड सपोर्ट से यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग को टाई किया हुआ है. ठीक है, आई एम गोइंग टू अटैच स्ट्रिंग विद दिस टू रिजिड सपोर्ट्स एंड इफ आई एम गोइंग टू प्लग दिस स्ट्रिंग फ्रॉम हियर, or we can say if I am going to disturb this string from the middle of the string, then what will be happen? Obviously there is formation of stationary waves into the string. ठीक है, जैसे ही अगर मैं इसको बीच से इस तरीके से डिस्टर्ब कर रही हूँ, यहाँ से मिडल से अगर आप इसको इस तरीके से पुल कर रहे हो तो यहाँ पर स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होगी. मतलब टू वेव्स आर क्रिएटिंग which are going to propagate in opposite direction. ठीक है, दो वेव्स यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट होगी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपोगेट करेंगी. मतलब यहाँ पे रिजिड सपोर्ट से उनका रिफ्लेक्शन होगा और स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होती है. ठीक है, सो यहाँ पे मैं यही केस कंसिडर कर रही हूँ. सपोज यहाँ पे मैं इसका वाइब्रेशन मोड कंसिडर कर रही हूँ जिसके अंदर यहाँ पर इस तरीके से हम लोगों को वन लूप ऑफ स्टेशनरी वेव इस तरीके से मिल रहा है. ठीक है, एक और मोड में यहाँ पे कंसिडर कर रही हूँ, यही रिजिड सपोर्ट है और यहाँ पर हम लोगों की स्ट्रिंग है. इसके अंदर का वाइब्रेशन हम लोगों ने कुछ इस तरीके से कंसिडर किया है दैट देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू लूप्स. ठीक है, इस तरीके से टू लूप्स बन रहे हैं और यहाँ पर मैं ये अगला केस कंसिडर कर रही हूँ, थर्ड केस. ये रिजिड सपोर्ट एंड हियर दिस स्ट्रिंग
and I'm oscillating this string such a way that there is formation of 3 loops of stationary waves like this. ठीक है, तीनों केस में यहाँ पर हम लोगों को लूप्स मिल रहे हैं, स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रही है. यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एजेस. ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक सिंगल लूप बना हुआ है, मतलब हाफ वेव बनी हुई है. व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस लूप? ऑब्वियसली लैम्डा बाय 2. ठीक है, अब देखो ये वाला जो पोजीशन हम लोग यहाँ पर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड 0 है, दैट मीन्स ये नोड का पोर्शन है. दिस इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ नोड. मैक्सिमम जहां पर एम्पलीट्यूड है वो एंटी नोड है. ठीक है, तो दो नोड के बीच का डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा बाय 2. ठीक है, तो ये इतना जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी लैम्डा बाय 2. हम लोगों ने इसमें देखा है ना प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव, दैट द डिस्टेंस बिटवीन 2 नोड इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2. ठीक है, तो ये इतना हम लोगों का आएगा लैम्डा बाय 2. सेकंड केस में यहाँ पे देखते हैं. यहाँ पे देखो एक कंप्लीट वेव इस तरीके से फॉर्म हो रही है, मतलब हियर इज द क्रेस्ट, हियर इज द ट्रफ ऑफ द वेव. ठीक है, एंड वी नो दैट क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या बनता है? एक कंप्लीट वेव बनती है. दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू लैम्डा. एंड यहाँ पे देखो अगर आप देखो तो ये तो कंप्लीट वेव, देखो यहाँ तक एक कंप्लीट वेव बनी, दिस इज वन कंप्लीट वेव, और उसमें ये हाफ पोर्शन और एक्स्ट्रा है, मतलब ये इतना पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? लैम्डा प्लस लैम्डा बाय 2 कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा बाय 2. सो ये डिस्टेंस हम लोगों को यहाँ पे कितना आ रहा है? 3 लैम्डा बाय 2. ठीक है, मतलब ये पूरे आप ये कंसिडर कर रहे हो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. सबसे पहले आप सिंगल लूप कंसिडर किए थे, डबल लूप, उसके बाद 3 लूप्स. इस तरीके से हम लोग डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कंसिडर कर रहे हैं. सो यहाँ पे ये जो मोड ऑफ वाइब्रेशन हम लोगों ने पहला कंसिडर किया हुआ है दैट इज विद अच्छा, अभी यहाँ पे अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, सो वेयर विल बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी. ठीक है, अब यहाँ पे देखो पर यूनिट टाइम जो लूप फॉर्मेशन है दैट इज सिंगल. ठीक है, मतलब मिनिमम वाइब्रेशन यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है, यहाँ पर और ज्यादा है. दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी अगर आप देखो तो इस केस में सबसे कम है इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, और इसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले से भी ज्यादा है. ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी वाइज अगर आप देखो तो ये इंक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी इसकी. सो सबसे कम फ्रीक्वेंसी, दैट लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन is called as fundamental frequency. Which frequency is called as fundamental frequency? The lowest frequency of vibration is called as fundamental frequency, and this mode of vibration is called as fundamental mode of vibration. It is called as fundamental mode of vibration, or we can say fundamental note of vibration. ठीक है, वो भी कह सकते हैं हम लोग. सो ध्यान में रखना है वाइब्रेशन की सबसे लोएस्ट जो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और करस्पॉन्डिंग मोड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड एज फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन. ओके, नाउ सी, अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर अगर हम लोग कह रहे हैं दिस फ्रीक्वेंसी इज एन. ठीक है, ये फर्स्ट मोड, इसको हम लोग एन सपोज करते हैं. अब यहाँ पे देखो लूप फॉर्मेशन सिंगल है, यहाँ पे डबल है, तो फ्रीक्वेंसी हम लोग वी कैन राइट है फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी को मैं शो कर दूँ N1. ओके, एंड इट इज इक्वल टू ट्वाइस एन, पहले वाले की डबल है यहाँ पे. ठीक है, और इस वाले को हम लोग कहते हैं यहाँ पर से इट एज N2. इसकी फ्रीक्वेंसी पहले वाले के 3 टाइम्स है, सो वी कैन राइट इज एज 3n. ठीक है, थ्राइस एन के फॉर्म में हम लोग इसको यहाँ पर लिख सकते हैं. सी, the frequency higher than the fundamental frequency is called as overtone. ठीक है, इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं? ओवरटोन कहेंगे. ओवर का मतलब क्या रहेगा? हायर. ठीक है, मतलब ज्यादा, एंड टोन इज द फ्रीक्वेंसी. सो ओवरटोन का मतलब रहेगा फ्रीक्वेंसी हायर देन दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद आने वाली फ्रीक्वेंसी को हम लोग कहेंगे ओवरटोन. तो यहाँ पे देखो सबसे कम फ्रीक्वेंसी हम लोगों की इस मोड की है, मतलब ये रहेगी हम लोगों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. अब इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आ गई मतलब N1, सो दिस इज कॉल्ड एज
फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, अब उसके आगे सेकंड हायर जो फ्रीक्वेंसी हम लोग, ये फर्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी थी, अब इसको हम लोग कंसिडर करते हैं दिस इज द सेकंड हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, सो इट इज कॉल्ड एज सेकंड ओवरटोन, दिस इज कॉल्ड एज सेकंड ओवरटोन। ओके, सो ओवरटोन क्या रहेगा, ओवर के वर्ड से आपको ध्यान में रखना है, द फ्रीक्वेंसी विच इज हायर देन दिस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज ओवरटोन। ओके, सो अगली जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों की आएगी वो क्या रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, सेकंड हायर फ्रीक्वेंसी रहेगी, देन दैट इज कॉल्ड एज सेकंड ओवरटोन। ओके, सो ओवरटोन इस तरीके से। अब अगर सपोज इसके अगली में फ्रीक्वेंसी कंसिडर करते हैं, यहाँ पे अगर N3 कंसिडर करते हैं, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड एज थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, इस तरीके से आती है हम लोग की ओवरटोन। ओके, नाउ ये देखो हम लोगों ने इसको क्या कहा था, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी जो रहेगी दैट इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो फ्रीक्वेंसी हम लोगों की N1 इज इक्वल टू ट्वाइस N है। ठीक है, ये देखो ये डबल है ना इसके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेकंड हार्मोनिक, इट इज कॉल्ड एज सेकंड हार्मोनिक। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज थर्ड हार्मोनिक, दिस इज कॉल्ड एज थर्ड हार्मोनिक। सो हार्मोनिक क्या रहेगा, हार्मोनिक इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हार्मोनिक्स आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। ठीक है, मतलब इंटीजर्स जैसे आपको पता है 1 2 3 4 5 6 ये सारे नंबर्स इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अगर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीग्रल मल्टीपल हुआ देन दैट फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। ठीक है, और ओवरटोन क्या रहेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा, ठीक है, हायर फ्रीक्वेंसी हायर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज आर कॉल्ड एज ओवरटोन्स। सो ध्यान में रखना है हार्मोनिक क्या है और ओवरटोन क्या है। ओके, ये जो ओवरटोन्स होते हैं ये एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं, बट जरूरी नहीं कि हर हार्मोनिक प्रेजेंट हो। किसी केस में आप लोग देखोगे कि सिर्फ ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, किसी किसी केस में हम लोग ये भी देखेंगे कि जितने इंटीजर्स हैं सारे प्रेजेंट होते हैं, ऑल हार्मोनिक्स होता है। बट किसी केस में हम लोग ये भी देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, जैसे कि N है, 3N है, 5N है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ देखो ये ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहेंगे। सो आगे अभी केसेस में हम लोग ये भी देखेंगे कि हार्मोनिक और ओवरटोन ये क्या है। ठीक है, अभी और अच्छे से अभी आगे क्लियर हो जाएगा। सो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किसे कह रहे हैं। ठीक है, वाइब्रेशन की जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी रहेगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे पार्टिकल अपना ऑसिलेशन या वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हायर जो फ्रीक्वेंसीज होते हैं दैट आर कॉल्ड एज ओवरटोन्स, एंड हार्मोनिक के लिए क्या रहेगा कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज। देखो हम लोग यहाँ पे ना डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। ठीक है, तो पहले देखो हम लोगों का फर्स्ट पॉइंट रहेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड एज हार्मोनिक्स। तो जैसे अभी मैंने बताया कि जो सपोज हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है N, ठीक है, लोअर फ्रीक्वेंसी N हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो इसका इंटीग्रल मल्टीपल जैसे N हो गया, ट्वाइस N, थ्राइस N, ठीक है, 4N, 5N, these are called as harmonics। ये जो इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं these are called as harmonics। ओवरटोन क्या रहेगा, modes of oscillation with frequency higher than the fundamental frequency are called as overtones। ठीक है, सो जैसे अगर सपोज ये अगर हम लोगों ने कहा कि ये जो N है दिस इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इससे ज्यादा इसके आगे की जो फ्रीक्वेंसी रहेगी जैसे कि है ट्वाइस N, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज
second overtone, this is called as third overtone and this is fourth overtone. ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम लोग आगे जाते जाएंगे हमारा ओवरटोन भी क्या होगा, आगे बढ़ता जाएगा. बट ध्यान में रखना फर्स्ट ओवरटोन कौन रहेगा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी हम लोगों की फर्स्ट ओवरटोन होती है. ओके, सो मोड ऑफ वाइब्रेशन में ये हम लोगों को बताया गया, फ्रीक्वेंसी हायर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड एज ओवरटोन्स. देन सेकंड पॉइंट है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज द फर्स्ट हार्मोनिक. ठीक है, तो अभी हम लोगों ने ये पीछे भी देखा था कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारी फर्स्ट हार्मोनिक होती है, क्योंकि वो भी तो बेसिकली इंटीजर ही है. सो दैट मीन्स दैट इज द फर्स्ट हार्मोनिक. ठीक है, तो अगर हम लोग ये इस एग्जाम्पल में देखें तो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट हार्मोनिक, दिस इज सेकेंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक. ठीक है, जितने इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं वो सारे यहाँ पे हार्मोनिक्स ही हैं. सो ये इस तरीके से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी फर्स्ट हार्मोनिक बनाती है. ओवरटोन, फंडामेंटल मोड इज नॉट एन ओवरटोन. ठीक है, फंडामेंटल जो हम लोग फ्रीक्वेंसी रहेगी उसको हम लोग ओवरटोन नहीं बोल सकते, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी हायर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी को हम लोग ओवरटोन कहते हैं, फंडामेंटल को नहीं कहेंगे. इसलिए फंडामेंटल मोड इज नॉट एन ओवरटोन, वो ओवरटोन नहीं रहेगा. रिमेंबर दिस. देन ऑल हार्मोनिक्स मे और मे नॉट प्रेजेंट. ठीक है, अब हर केस में ज़रूरी नहीं है कि ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट हो. जैसे कि अभी आगे हम लोग देखेंगे ऑर्गन पाइप की एग्जांपल आएगी हमारी, ओपन टू बोथ एंड्स और क्लोज टू वन एंड. ठीक है, अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उस केस में हम लोग देखेंगे कि कहीं पर आप लोग देखोगे कि ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, मतलब एन, ट्वाइस एन, ठीक है, 3n, 4n, 5n एंड सो ऑन. ये सारे प्रेजेंट है. दिस इज कॉल्ड एज ऑल हार्मोनिक्स. ठीक है, बट कहीं कहीं हम लोग देखेंगे कि n, 3n, 5n, 7n इस तरीके से हार्मोनिक्स प्रेजेंट है. तो इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे देखो ये ऑड नंबर भी है. ठीक है, ऑड ये इंटीग्रल मल्टीपल भी है, इवन इंटीग्रल मल्टीपल भी है, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, इस तरीके से सारे हार्मोनिक्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं. तो इसे कहते हैं ऑल हार्मोनिक्स. बट आगे हम लोग एक केस देखेंगे जहाँ पर सिर्फ देखो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल्स प्रेजेंट है, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से रहेंगे. सो दिस टाइप ऑफ हार्मोनिक्स आर कॉल्ड एज ऑड हार्मोनिक्स. इसे क्या कहते हैं, ऑड हार्मोनिक्स. इसके अंदर जो इवन हार्मोनिक्स है वो एब्सेंट होते हैं. दैट्स व्हाई हियर वी आर सेइंग दैट ऑल हार्मोनिक्स मे और मे नॉट प्रेजेंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं. जैसे यहाँ पे ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऑड प्रेजेंट है. सो ऑल हार्मोनिक्स मे और मे नॉट भी प्रेजेंट, हो सकता है कि है, हो सकता है नहीं है. अगेन सीधा पॉइंट हम लोग का ओवरटोन में, ऑल ओवरटोन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट. ठीक है, ओवरटोन्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि ऑल है या ऑड है या इवन है. इसके अंदर ऑल ओवरटोन्स ऑलवेज प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जैसे अगर हम लोग यही वाली एग्जांपल देखें, सो ये तो हम लोगों की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट ओवरटोन है. दिस इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसी को हम लोग कहेंगे फर्स्ट हार्मोनिक. ठीक है, नाउ हायर द फ्रीक्वेंसी हायर देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ से, ठीक है, 2n से, यहाँ से हम लोगों का शुरू होगा अब ओवरटोन. दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन एंड फोर्थ ओवरटोन. इस तरीके से ये रहेगा. इस केस में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये तो हुई इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये इसी को हम लोग कहेंगे फर्स्ट हार्मोनिक. अब हायर इसके ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखो आप यहाँ से शुरू हो रही है. सो यहाँ से हम लोगों को ओवरटोन शुरू होंगे. दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से हर ओवरटोन प्रेजेंट होता ही है. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट ऑल ओवरटोन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट. ओके, नाउ सी इन हार्मोनिक्स ऑल हार्मोनिक्स आर ओवरटोन. ठीक है, अब जैसे अब हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि हमेशा ओवरटोन प्रेजेंट होता ही है,
बट हार्मोनिक में ये चीज़ नहीं होती है, कभी हार्मोनिक हो भी सकती है प्रेजेंट, कभी नहीं भी हो सकती है। तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑल हार्मोनिक्स आर ओवरटोन बट ऑल ओवरटोन्स मे और मे नॉट बी हार्मोनिक। ठीक है, हर हार्मोनिक ओवरटोन होगा बट हर ओवरटोन के लिए हार्मोनिक होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे सपोज ऑड हार्मोनिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो इवन एब्सेंट है ना, इसका मतलब है हर ओवरटोन हार्मोनिक नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन। ठीक है, अभी आगे जब हम लोग इसका केस देखेंगे वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम, उसके अंदर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये हार्मोनिक क्या है और ओवरटोन क्या है, किस तरीके से हम लोग इसको डिसाइड करते हैं हार्मोनिक और ओवरटोन। सो इट ओके, हम लोग इसको फिर आगे वाले लेक्चर में ही देखते हैं। ठीक है।